ये क्या हो गया? आपके पास तो ब्लॉक होगा। किस चीज का? ब्लॉक दिखा दो। पक्का मैं ध्यान से कॉल करूंगा, बस तो ब्लॉक। चलिए तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम लोग को लास्ट सेशन में इन्फॉर्म किया गया था दैट पहले वाले जो तुम्हारे लेक्चर्स थे, ठीक है, अपन ने कुछ तो बीच के 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे जो अपन ने स्पाइरल अपन लोग रेफर कर रहे उसके हिसाब से। एंड अभी तुम लोग का क्या कर रहे हैं अपन, ऐसा स्टार्टिंग से वापस स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज द इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स तो पूरा पढ़ेंगे अपन इसको, पूरा ऐसे पढ़ेंगे एज इन के भाई जैसे तुमको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुमसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, सवाल तो पूछे जाएंगे। पढ़ाया इस तरह से जाएगा कि तुमको कुछ नहीं आता, पर क्योंकि तुमको आता है तो तुमसे सवाल भी पूछे जाएंगे उस नाते, ठीक है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ऐसा मान के चलो कि तुम्हारा आज पहला ही क्लास है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। आज से पहले कभी तुमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोई क्लास अटेंड ही नहीं किया था, तो बिल्कुल उसी अप्रोच से पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल बता रहा मैं, बिल्कुल बिल्कुल सब 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 बताते आपको। तो देखिए ये जो हमारा पेपर है दिस इज पेपर नंबर 4। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज बीसी के 40 मार्क्स, बिजनेस इको तुम्हारा 60 मार्क्स का, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो ये अपना पूरा पेपर क्या है, 100 मार्क्स का पेपर है एंड पूरा का पूरा एग्जाम अपना कौन सा, ये एमसीक्यू बेस्ड ऑन है। एंड तुम कोई भी ऐसा अटेम्प्ट उठा के देख लो, मैं तुम लोग को वापस बोल रहा हूँ, क्यों ये तुमको सब्जेक्ट दोबारा कराया जा रहा है, क्यों ये तुमको ऐसा अच्छे से करने को कहा जा रहा है, इसके पीछे रीजन है, सुन लो। क्या तुम्हारा लॉ का पेपर बिगड़ सकता है, तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर बिगड़ सकता है, तुम्हारा मैथ्स का पेपर बिगड़ सकता है, पर ये एक ऐसा पेपर है तुम्हारा कहीं बिगड़ेगा ही नहीं, ठीक है। एक होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वैसा वाला तुम सब तो डूबने वाले तो हो ही, तो तुमको अगर तिनके का सहारा चाहिए तो सहारा यही है। तुम चाहे ये वाले अटेम्प्ट के बच्चों से बात कर लो, चाहे तुम उससे पिछले वाले अटेम्प्ट के बच्चों की बात कर लो, चाहे तुम उससे पिछले वाले अटेम्प्ट के बच्चों की बात करो, किसी से पूछ लो, सबसे आसान पेपर अगर कोई आया है या सबसे आसान किसी के बच्चों ने जो पेपर दिया है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी पेपर नंबर 4 ही रहता है ना। सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं, पेपर नंबर 4 पूरा इटसेल्फ ईजी रहता है, और सबसे अच्छा पेपर बच्चों का यही होता है, ज्यादा ऐसा ऑलमोस्ट, ठीक है। और सबसे ज्यादा मार्क्स भी बच्चों के इसी में आते हैं, 70 से नीचे तो कोई जाता ही नहीं है, इवन 90 भी इजीली पहुंच जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो अगर समझो किसी का मैथ्स कमजोर है, किसी को लॉ में तकलीफ आ रहा है, लैंग्वेज का दिक्कत बैठ रहा है, जो बैठ सकता है ना, क्योंकि लॉ में तुमको ऐसा लिख कर आना, वो तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, अकाउंट्स अगेन एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो वो तुम्हारे लिए शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो तुम अगर वहां की कमियों को कहीं छुपाना चाहते हो तो कमियां छुपाने का सबसे अच्छा जो पेपर है ना तुम्हारा पेपर नंबर 4 ही है। ऑल द मैथ्स भी एमसीक्यू है, बट मैथ्स है, बात ये है, ये तो एमसीक्यू भी है और चलो साथ में इकोनॉमिक्स भी है, तो तुम अपनी सारी कमियां इसके पीछे छुपा सकते हो, इसलिए तुमको ऐसा बोला रहा है कि इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर इसमें तुम 70 लिया है ना तो तुमको बाकी पेपर में लोड कम रहेगा। सोचो 70 इधर आ गए ऑन एन एवरेज,
मतलब कम से कम भी मैं मान के लो, जब 65 ले लो, 65 इधर लिया है, अब कितना लाना है, 135, 3 पेपर मिला के, समझ रहे, तो वो ज्यादा आसान काम हो जाएगा। हाँ क्या, 45 हाँ 45 नंबर ईच, तो वो जैसा मुझे नहीं लगता कि कोई सब बहुत मुश्किल, 40 तो वैसे भी लेके आना ही है सब पेपरों में। तो अगर स्ट्रैटेजी बनाना है तो इस पेपर के सारे बना सकते हो स्ट्रैटेजी। हाँ जिनको अच्छा स्कोर करना है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, देखो तुमको अच्छा सभी में स्कोर करना है, ये सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ, बोला ना मैंने, डूबते को तिनके का सहारा, तो ये वही है। तुम अपना स्ट्रैटेजी इस पेपर के अराउंड बना सकते हो, और सबसे अच्छी बात पता है इस पेपर की क्या है, सबसे लास्ट में होता है, पेपर नंबर 4 है, तो आराम से इसको पूरा साल भर प्रिपेयर करो और फिर एंड वक्त पे ऐसा देख लेने का। ठीक है, हाँ क्या करेंगे अपन, तुमको तुमको एक दिन, मतलब क्या है ना, तुमको एक ही दिन मिलेगा, तो 1 डे बिफोर रिवीजन के लिए अपन तुमको एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, एक हैंडबुक दूंगा छोटी सी, है ना, जिसको तुम ऐसा पूरा अगर पढ़ते हो तो तुम्हारा कंप्लीट जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है, बीसी के नहीं बोल रहा, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है तुम्हारा विद इन आवर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, पर तब तक का जो प्रिपरेशन है वो तो अपन को साथ में करना है। ठीक है, जितना हो सके उतना टेस्ट दो, है ना, जितना हो सके उतना तुम मुझसे पूछो जो तुम पूछते नहीं हो, है ना, तुम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो और कॉन्सेप्ट पढ़ के निकल जाते हो, तो ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, वापस सुनना, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यही तुमको तुमको पास करा सकता है ना, जो जो भी जिसका थोड़ा हल्का फुल्का बेस डामाडोल है ना, यही पेपर तुमको पास करा सकता है इजीली, मतलब मार्क्स दिला सकता है, समझ रहे मेरी बात। चलो तो बच्चे क्या है ये पेपर, सर ये पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इट इज अ पेपर विच इज टोटली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। तो सर इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग है, हाँ अलग है ना, हाँ अलग है, कैसे अलग है, क्या अलग है, क्यों अलग है, तो देखो अलग ये है कि जब हम इकोनॉमिक्स का बात करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर बैठता है which is related to the management of resources। जब मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात करता हूं तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्या बैठता है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट बैठता है विच इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ओनली, कि किस तरह से हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और जब यही प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को तुम क्या करते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को तुम लोग यूज करते हो किसके लिए, फॉर टेकिंग अप बिजनेस डिसीजंस, फॉर टेकिंग अप बिजनेस डिसीजंस, तो वो जो एक नया ब्रांच बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहले तो हो गया इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, हाँ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक लॉज, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थियोरीज, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली वो पार्ट हो गया जहां अपन क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक थियोरीज, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का यूज कर रहे हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम हमारे बिजनेस डिसीजंस ले सके, क्योंकि वो बिजनेस डिसीजंस लेते समय जब हम ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स या इकोनॉमिक थियोरीज लगाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ताकि हम हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको क्या कर पाएंगे, प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, ताकि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑब्जेक्टिव उसको अचीव कर सके। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। आया बात समझ में, what we are doing, it is the practical approach of applying economic theories in
बिजनेस डिसीजंस, तो इसीलिए इसको बोलते बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब एक सवाल आता है, सर ये बिजनेस डिसीजंस लेते समय अक्षत, ये बिजनेस डिसीजंस लेते समय सर ये इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स लगाने का क्या तात्पर्य है, क्यों हमको ये इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को यूज में लेना है, क्या जरूरत क्या है, वैसे ही ले लो बिजनेस डिसीजन। अरे भाई तुम इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो तो बिजनेस डिसीजंस भी ले लो बिना इकोनॉमिक थ्योरीज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के। नहीं सर, क्यों? हाँ अच्छा, हायर रिटर्न और हायर ग्रोथ के लिए, ठीक है। एक्चुअली एक और रीजन है, क्या कि भाई जब हम किसी बिजनेस और बिजनेस डिसीजन लेने की बात करें तो बिजनेस डिसीजन कहां लिया जाएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हायर रिटर्न से रिलेटेड हो, चाहे हायर ग्रोथ से रिलेटेड हो, कुछ भी, या क्या पता पूरा मार्केट कैप्चर करने से रिलेटेड हो। ऑब्जेक्टिव्स तो कितने भी हो सकते हैं, बट ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो मीन्स हैं, यानी जो रिसोर्सेस हैं जिसको यूज में लेकर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे, वो रिसोर्सेस क्या हैं, वो उनके पास लिमिटेड है। तो दे कैन नॉट अफोर्ड कि भाई कोई भी रिसोर्स, कोई भी बिजनेस रिसोर्स क्या हो, वेस्ट हो, फिर चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस की बात चल रही हो, क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं ना यार, जो उसकी लेबर है वो उसकी ह्यूमन रिसोर्स ही तो है, हाँ, फिर चाहे वो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, फिर चाहे वो उसके फिजिकल रिसोर्सेज हो, लाइक दी प्लांट एंड मशीनरी, लाइक दी लैंड एंड बिल्डिंग, समझ रहे? तो तुम क्या चाहोगे कि कोई भी तरह का जो रिसोर्स है ना ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो क्या ना हो, वेस्ट ना हो। और हम लोग ये चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कोई भी रिसोर्स का वेस्टेज ना हो, तो हम रिसोर्सेज का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, और यही मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज किधर सिखाया जाता है, इकोनॉमिक्स में। तो बिजनेस के अंदर भी क्या ना हो, कोई भी तरह के रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, तो इसीलिए हम कौन से प्रिंसिपल्स को यूज में ले रहे हैं, बिजनेस डिसीजन लेते समय इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को यूज में ले रहे हैं, because economics is a subject which deals with the management of resources. Management of resources मतलब optimum utilization of resources. तो यही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमको बिजनेस एंटिटी के लिए भी करना है while taking up the business decision, इसीलिए इसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आया बात समझ में? ठीक है, तो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इट इज लिमिटेड विद इट्स रिसोर्सेज, सो उनको अपना बिजनेस एक्टिविटीज कैरी करने के लिए भी क्या जरूरत पड़ता है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल यूज करने का जरूरत पड़ता है, और इस स्टडी को अपन बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। आया बात समझ में? सो दिस इज योर सब्जेक्ट। तो अब बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए या इसको अप्लाई करने के लिए तुमको सबसे पहले किसका ज्ञान होना जरूरी है, इकोनॉमिक्स का। इसलिए आप लोग देख रहे हैं आपका जो मैक्सिमम जो ये तुम्हारा सिलेबस है ना, इट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तुमने जितना भी चैप्टर पढ़ा तुमको देखने को मिला सब चीज क्या है, इकोनॉमिक्स ही तो है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए पहले तुमको इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना जरूरी है। अच्छा, जब मैं इस बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी और बात और करता हूं, तो मेरे को एक और बात पता चलती है कि भाई ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट हार्डली डिपेंड्स अपॉन मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक्चुअली ऐसा समझ के चलना, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 80% जो है तुम्हारा वेटेज माइक्रो का है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हो, और 20% कंट्रीब्यूशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का समझ सकते हो। क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट लक्ष्य माइक्रो इकोनॉमिक्स, दीज आर कंसीडर्ड एज इंटरनल फैक्टर्स,
these are considered as internal factors and they are in the control of the organization. हमारा इनके ऊपर अरे बरखा क्या हुआ, आंखें जल रही हैं, तो पानी डालो ढेर सारा, मिट्टी विट्टी लेकर आ भाई, इसकी आंखें जल रही हैं। कंबल वंबल है किसी के पास? अरे फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ लाओ। रिप्लेस तुम करोगे फिर उसको विद न्यू वन, उसको अंधा थोड़ी ना बनाना है। चलो कोई बात नहीं, हो गया अभी, आगे सही है नहीं है? जज प्लीज गो एंड वॉश योर आईज। चलो देखो आप लोग, आप स्ट्रगल करो है ना, आप थोड़ा ऐसा कर लो, हेड डाउन कर लो, नो वरीज। देखो तो आपको बता रहा कि इकोनॉमिक्स की अपन बात कर रहे हैं ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो क्या बोल रहा है ये कि 80% इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स कहा जाता है, एंड 20% मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सर इंटरनल एक्सटर्नल क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, कैसे बोल रहे, समझो। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इट डील विथ इंडिविजुअल्स, है ना, इट कैन बी द इंडिविजुअल कस्टमर, इट कैन बी द इंडिविजुअल सप्लायर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट एज वेल। तो मैं अगर कोई भी बिजनेस डिसीजन ले रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, हाँ मैं किस चीज का बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस किस किस चीज का हो सकता है, गुड्स या सर्विसेज का, और भी कोई चीज का बिजनेस होता है क्या इनके अलावा? कोई भी चीज हो, आइदर इट विल बी डिफाइंड एज अ गुड्स और अ सर्विस। इसके बाहर तो क्या जाएगा, इसके बाहर तो फिर वो सेवा से अगर कुछ कर रहे हो तो फिर तो वो बिजनेस है ही नहीं। हाँ क्या, फिर तो वो बिजनेस है ही नहीं, है ना। तो समझो अब ये गुड्स और सर्विसेज किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। तो तुमको नहीं लगता एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि भाई इंडिविजुअल जो कंज्यूमर्स हैं उनका क्या रिक्वायरमेंट है, वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, समझ रहे? जब हम कंज्यूमर की नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे तभी तो हम उनको कैटर कर पाएंगे, तभी तो उनको फुलफिल कर पाएंगे। अच्छा फुलफिल करेंगे तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे, समझ रहे? बताओ समझ रहे बेटा, तुम कैसे समझ रहे तुम, कौन सी नीड्स? अब समझो ये जो कैफेज, तुम ये कैफेज देखो अभी, चल यार एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी आ रहा है मेरे पास, पर मुझे ऐसा लगता है यार छोड़ो, फिर तुम लोग ऐसा बहुत आगे ले आते हो, वो नहीं बोल रहा, चलो दूसरे का बोलिए, मैं कैफेज की बात ही कर लेता हूँ। क्या हो गया ये? देखो कैफेज का बात करें, अभी तुम देखोगे ये चाहे सीएसबी हो, है ना, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब चाहे जितने भी कैफेज हैं, व्हाट दे ऑफर प्राइवेट प्लेसेस टू देयर कस्टमर्स, देयर प्रिवेसी, है ना, एनी सॉर्ट ऑफ लाइक इफ यू स्मोक, तो वो अगर तुम स्मोक करते हो तो तुमको उसके लिए अलग से एक ऐसा जगह मिल जाता है, हाँ जो भी मतलब जो भी whatever। तो अभी वो क्या कर रहा है, वो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर रहा है ना, दैट इज वाई दैट टाइप ऑफ बिजनेसेस आर ग्रोइंग। तो अब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स किस में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, आया बात समझ में? फिर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो अभी प्राइसिंग जब होगा प्रोडक्ट का, वो कैसा होगा, हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइसिंग होता है। आपने देखा कि अपन पहले प्रोडक्शन के फैक्टर्स देखते, फिर उनका कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करते, तो हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का क्या कहता है, प्राइसिंग कहता है। तो दैट अगेन अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइसिंग करोगे बाय कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स। तो
जब भी हम कोई बिजनेस डिसीजन लेते तो जो हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, है ना, जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक होते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली डिपेंड्स अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर ये जो मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं, पहली बात तो इस पे हमारा बस नहीं है। देश में गरीबी का लेवल, पॉवर्टी लेवल, अब पॉवर्टी के ऊपर तुम्हारा कोई बस है क्या? नहीं है। क्या तुम कंट्रोल कर सकते? क्या नहीं कर सकते। तो अब वो चीज को मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। बट मैं क्या करूंगा, मैं कोई बिजनेस डिसीजन अगर लेता हूं तो उस चीज को कंसिडरेशन में रख के ले लूंगा बस, बाकी वो कंट्रोलेबल तो नहीं है। तो इसका जो इंपैक्ट है ना मेरे बिजनेस डिसीजंस पे क्या रहेगा, कम रहेगा। ज्यादा जो इंपैक्ट रहेगा किसका रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का, इंटरनल फैक्टर्स का, विच आर कंट्रोलेबल। तो इसलिए आप देखते हो कि 80% बिजनेस इको कंसिस्ट ऑफ माइक्रो एंड 20% इज लेफ्ट फॉर दी मैक्रो वाला पार्ट, क्योंकि मैक्रो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। अच्छा, मैक्रो को कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। क्यों? जैसे समझो मैं कोई नया ऐसा अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, और गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट ऐसा गाइडलाइंस दे किसका, लॉकडाउन का, तो क्या ये मेरा बिजनेस चल पाएगा? नहीं, मुझे तो उस बिजनेस के सब लकड़ियां तक बेचनी पड़ जाएंगी, है ना। तो दैट मीन्स अगर मैं कोई बिजनेस डिसीजन ले रहा हूं तो मुझे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उनको भी कंसीडरेशन में रखना जरूरी है ना। अरे हाँ के ना। प्लस जैसे तुम जीडीपी का बात कर लो, पर कैपिटा इनकम का बात कर लो, मैं कोई बहुत भयंकर महंगा फोन लॉन्च करता हूँ, एप्पल से ही महंगा, तो पर मुझे पहले ये भी तो देखना पड़ेगा कि इंडिया में जो कंज्यूमर्स है, जो कस्टमर्स है, उनका पर कैपिटा इनकम तो देखो, कहाँ से वो मेरा फोन अफोर्ड करेंगे। कर लेंगे तो कुछ कर लेंगे, कुछ लोग कर लेंगे, पैसा भयंकर डिमांड तो नहीं हो सकता, है ना। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन में रखते हैं, उनको ऐसा कंप्लीटली बाहर नहीं रख सकते। इसलिए ये हमने बोला कि 80% माइक्रो, 20% मैक्रो। प्लस जब मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का बात कर रहा, दो चीजें और होती हैं, एक होता है नॉर्मेटिव, एक होता है पॉजिटिव। नॉर्मेटिव साइंस या पॉजिटिव साइंस, या इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हो। क्या हुआ वंशिका, बोलो क्या कह रहे हो बेटा, कुछ दिक्कत है तो बताओ ना। नहीं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस, ये क्या होता है समझना। जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, एक्चुअली क्या ना, इकोनॉमिक्स में दो तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, दो तरह के पहलू चलते हैं इकोनॉमिक्स में, दो तरह के पहलू चलते हैं। एक को नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम, और एक को हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अभी के लिए इतना समझो, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं विच आर, हाँ हाँ क्या, हाँ, विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहाँ पे जो चीजें कंसीडरेशन में रहता है, सुन लो, यहाँ पे जो चीजें कंसीडरेशन में रहता है वो रहता है व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट वुड बी। ठीक है, पर जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जो फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड ऑन नहीं है, बट ये क्या है, दे इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। अब इसको वैल्यू जजमेंट लेके चलो या इसको पर्सनल ओपिनियन लेके चलो, तुम्हारा चॉइस, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे जो सारा बातें होता है ना, वो होता है लाइक व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए। आप समझो, जब मैं बिजनेस रन कर रहा हूं तो मैं दोनों तरह के एस्पेक्ट लेके चलूंगा, मैं नॉर्मेटिव एस्पेक्ट भी लेके चलूंगा, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लेके चलूंगा। मतलब कैसे, सुनना, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता। अगर अपन बिजनेस चलाने वालस, ठीक है, तेरा मेरा भयंकर बिजनेस है ऑटो पार्ट्स का, ठीक है, क्या बेचते हैं अपन, नटो बोल्ट बेचते हैं ऑटो पार्ट्स में, बस
अब अपन सोच रहे हैं कि आज देख अपन आज इतना मेहनत कर रहे हैं, धूप में दिन भर काम कर रहे हैं, काले हो रहे हैं, तो कुछ तो इसका प्रतिफल मिलना चाहिए, कुछ तो इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। ये हाथ पीछे रखो ना, कहाँ खसकूं, चलो कुछ तो इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। अब यार अपने बच्चे आएंगे वो थोड़ा ना ये काम करेंगे यार, है ना, है क्या होता है, नहीं करेंगे भाई। भाई उनको अपन थोड़ा ऐसा ऐशो आराम का जिंदगी देंगे, टाटा अंबानी बिरला की तरह मौज करवाएंगे, मतलब उनके बच्चों की तरह। टाटा अंबानी बिरला ने भी मौज नहीं करी वैसे, तो बच्चे उनके मौज कर रहे। कमाओ तो ऐसा कमाओ कि 4 लोग 4 पीढ़ी का आकर के खाए। समझ रहे, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक विजन तैयार करेंगे, समझ रहे, कि तेरे अंडर और मेरे अंडर ऐसा 10 लोग काम करेंगे, समझ रहा, बहुत बड़ा अपना बिजनेस होगा, करोड़ों की अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपन अपने बिजनेस को उस मुकाम पे ले जाएंगे जिस मुकाम पे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये हम क्या बात कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वॉट और टू बी, है ना, वॉट और टू बी। क्योंकि कोई बिजनेस ही नहीं अगर उसका कोई विजन नहीं है तो समझो तुम सिर्फ एक बिजनेस लेकर के चल रहे और चले आ रहे, उसमें ग्रोथ कभी आएगा ही नहीं। कब तक नहीं आएगा ग्रोथ, जब तक तुम्हारा ग्रोथ को लेकर के कोई विजन ना हो। अभी समझो अडानी, है ना, तो अडानी ऐसा अमीर कब हुआ, क्या अडानी हमेशा से अमीर था, क्या अडानी हमेशा से अमीर था क्या, है नहीं था ना। अभी अगर तुम 2018 से पहले की बात करो तो कौन जानता था अडानी को, एक गुजरात में उसके थोड़े मतलब थी जो थी, है ना, मतलब 2018 तक मैं बात करूं तो गुजरात में ही तुम ऐसा देखोगे कि उसका प्रेजेंस ऐसा अच्छा हमको देखने को मिलता है। और 2012-13 की बात करोगे तो केवल अहमदाबाद में थोड़ा बहुत उसका प्रेजेंस था और कहीं और नहीं था, इतना तो नहीं था। पर ये उसका क्या रहा, विजन रहा ना, कि अपन को क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। अब चाहे वो ग्रोथ अपन वो खुद के पैसे से हो, चाहे वो लोन ले करके करें, कि एक बिजनेस अक्वायर करा, उस बिजनेस को गिरवी रखा, फिर जो पैसा आया उसे नया बिजनेस लिया, यही तो करा उसने भाई। एक बिजनेस अक्वायर करा, अब ये बिजनेस आ गया, इससे इसको गिरवी रख दिया, इससे जो पैसा मिला उससे नया बिजनेस अक्वायर कर लिया, उसको अक्वायर करा, उससे जो पैसा आया उसको गिरवी रख दिया, उससे जो पैसा आया फिर नया बिजनेस अक्वायर कर लिया, यही तो करा उसने। और तो क्या करा, तभी तो समझो जब बीच में भी वो रिपोर्ट आ गई थी तो कितना हलचल मच गई थी। अरे वही वो उसने दी थी ना हिडनबर्ग ने, कि भाई ये इसने ना ये सब जो किया है ना, जो इन्वेस्टमेंट ला रहा, ये सब नकली इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये खुद ही इसने बाहर कंपनीज बिठा रखी, वो ये इन्वेस्टमेंट वगैरह काम कर रही हैं, और ये बहुत ऐसा गलत तरीके से शेयर के प्राइसेस को ऐसा बड़ा ऊपर चढ़ करके अपने ने मैनिपुलेशन करके ऐसा गेन पा रहा है, और इसके ऑडिट की रिपोर्ट सब खराब है, अकाउंट संग से मैच नहीं खा रहे, बहुत गड़बड़ है ये सब। तो हाँ, तो अच्छी बात नहीं थी ना, अगर ये प्रूफ होता तो बड़ा दिक्कत था। क्यों, क्योंकि सारा बिजनेस किस पे चल रहा है, क्रेडिट पे, और क्रेडिट किसने दिया है, बहुत सारे बैंकों ने। एसबीआई का बहुत बड़ा हाथ है, सबसे ज्यादा क्रेडिट एसबीआई ने दे रखा है, और भी बहुत सारे बैंक हैं। तो अगर ये बिजनेस कहीं भी ऐसा डगमगाता तो इंडिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम डगमगा जाता, समझ, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकता था। तो अभी उसने क्या लेके चला, एक विजन। तो या तो तुम ऐसा उधारी वाला विजन लेके, पर ग्रोथ तो है, या तुम्हारा विजन होना चाहिए हीरा ठाकुर जैसा। हीरा ठाकुर नहीं पता तुमको, अरे उसको पिताजी घर से बाहर निकाल देते हैं, वो बस सर्विस चालू करता है, पहले एक बस चलती है, 1 से 2 बस होती है, 2 से 3 बस, फिर पूरा ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी खोल लेता है यार। हाँ, तो दैट वाज द विजन ना। हाँ, बीवी कलेक्टर बन जाती है अगले की, भाई बताओ, हाँ, छोड़ के नहीं आती उसको। तो ये सब क्या था उनका विजन। तो विजन क्या किस चीज पे काम करता है, फैक्ट के बेसिस पे काम करता है, नहीं, विजन काम करता है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट पे, तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन पे, है ना। पिक्चर में तो आधे घंटे में ही करके दिखाना पड़ेगा ना। सो व्हाट, अभी तक का रिकॉर्ड, व्हाट और टू बी,
यानी कैसा होना चाहिए। तो बिजनेस में नॉर्मेटिव एस्पेक्ट भी होता है, क्योंकि आपको एक विजन लेके चलना है। विजन अगेन वही चीज, व्हाट ऑट टू बी, यानी वो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मेटिव एस्पेक्ट पे चलेगा, सिर्फ विजन लेके चलोगे तो काम हो जाएगा, ना 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 ना। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट की जो परफॉर्मेंसेस है उसको तुमको कंपेयर भी करना पड़ेगा पास्ट ही परफॉर्मेंसेस से, कि भाई हमारा विजन तो ग्रोथ है, पर क्या वास्तव में ग्रोथ हो रहा है? बोले पिछले साल का परफॉर्मेंस देखो, इस साल का परफॉर्मेंस देखो, हाँ अगर कुछ ग्रोथ है तो अच्छी बात है, तो उसको लेकर के आगे ग्रोथ को और बढ़ाने का सोचते, वैसे ही कोई स्टेप्स लेते। तो ये क्या चीज आ गया, ये आ गया पॉजिटिव एस्पेक्ट, विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। कौन सा फैक्ट्स फिगर्स बता रहे, भाई देख लो पिछले साल अच्छा ग्रोथ था, उससे पिछले साल भी ग्रोथ था, इस साल भी ग्रोथ है, तो आगे चल के भी ग्रोथ ही होगा। तो जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो इट कवर्स बोथ द एस्पेक्ट। इट कवर्स द विजन वाला एस्पेक्ट जिसको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, एंड इट ऑल्सो कवर्स द एक्चुअल वाला एस्पेक्ट जिसको अपन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। क्या हो गया उत्कर्ष, ऑल गुड, सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ कुछ नहीं, वो बाद में बताएंगे तुमको। सो तो तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, बस सोचो बैठो। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स तुम्हारा दोनों एस्पेक्ट कवर करेगा, दैट इज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। तो एक्चुअली क्या ना, क्वेश्चन रहता है एग्जाम में कि क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, या बोथ है या कुछ भी नहीं है, तो बोथ है। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो सर वो भी बोथ है। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन किसका है, तो बोले माइक्रो का है। ठीक है, ये अपन क्या पढ़ रहे पता है, ये अपन पढ़ रहे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये अपन अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, अपन बात कर रहे हैं नेचर, अपन स्वभाव समझ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो पहला तुमको बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताया गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, इट इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड इकोनॉमिक थ्योरीज फॉर टेकिंग अप बिजनेस डिसीजंस। एंड उसके बाद तुमको उसका नेचर समझा रहे कि माइक्रो मैक्रो पे डिपेंडेंट है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव दोनों एस्पेक्ट कवर करता है। एक और इससे बात निकल के आता है नेचर पे ही। कई लोग सवाल करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से कि भाई तुम हो क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स कोई आर्ट्स है या बिजनेस इकोनॉमिक्स कोई साइंस है? कॉमर्स में तो पढ़ ही रहे ना, तो वो नहीं पूछते, कॉमर्स सवाल नहीं करता, कॉमर्स सवाल का जवाब देता है। पर सवाल ये है कि क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स है कि साइंस? तो हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है और साइंस भी है। क्यों है, तो सुनो। जब हम साइंस की बात करते, विज्ञान की बात करते, तो साइंस जो होता है, चलो ठीक है, रिसर्च बोला इन्होंने, एक्सपेरिमेंट बोला आपने, अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, ठीक है। और मेनली क्या है ना, साइंस साइंस क्यों है, साइंस साइंस इसलिए है क्योंकि साइंस साइंस है, हाँ? क्योंकि इट इज अ सिस्टमैटिक, यस, बॉडी ऑफ नॉलेज। अरे बोल रहा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं। व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तुम देख लो, साइंस में देर आर वेरियस प्रिंसिपल्स हैं, देर आर वेरियस लॉ, देर आर वेरियस थियोरीज, है ना? तुम लोग तो पढ़ के आ रहे 9th-10th क्लास में, चाहे लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हो, चाहे लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा हो, चाहे कुछ भी पढ़ा हो, ठीक है। ग्रेविटी वाला लॉ तो सबको पता ही है ना, ऐसा। हाँ, तो तुमने साइंस के प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं, लॉज भी पढ़े हैं, थियोरीज भी पढ़ी हैं। तो ये सब क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ बॉडी ऑफ नॉलेज। क्यों, अरे इधर भी तो बहुत सारा, सेकेंड दीजिएगा।
हाँ भाई, कुछ नहीं। तो साइंस क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इकोनॉमिक्स भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। एज यहाँ भी तुम क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे प्रिंसिपल्स, लॉस, थ्योरीज पढ़ते हैं। हाँ, आप एक और कुछ बात कह रहे थे अक्षत, आपने भी बहुत अच्छी बात बोली। क्या? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। साइंस में जो भी लॉस, थ्योरीज हैं, दे हैव द यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटीज, सो एज इन इकोनॉमिक्स एज वेल। तो हाँ, इस नाते में अच्छा, प्लस एक और बात, साइंस में आप क्या देखते हैं? साइंस में आप एक और चीज देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर ऐसा हुआ है, अगर कोई चीज का कोई कॉज है तो उसका इफेक्ट ये होगा। ठीक है? अगर तुमने कोई ऐसा बॉल को ऐसा सामने दीवार फेंका तो वापस पलट के आएगा। ठीक है? वो उसका इफेक्ट है, एंड द कॉज वाज दी कि तुमने उसको ऐसा उधर की तरफ मारा। ठीक है? लॉ क्या, कौन सा फोर्स का कोई लॉ था ये ना? हाँ। तो इकोनॉमिक्स में भी तो तुम क्या पढ़ते? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पढ़ते, कि अगर प्राइजेस अगर डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। कॉजेस प्राइस डिक्रीज होना, उसका इफेक्ट क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड का इंक्रीज होना। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो यहां भी देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स साइंस है। ठीक है? धैर्य, हाँ, सब ठीक है? हाँ, इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। अब बात करते हैं आर्ट्स। व्हाट इज एन आर्ट? वाओ, बेस्ड ऑन स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज। हाँ, और क्या लिखा है? बेसिकली इट इज द प्रैक्टिकल, yes, practical implication of the theoretical knowledge. अरे तो तुम लोग भी तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में यही करने वाले हो। तुम लोगों ने जितना भी इकोनॉमिक थ्योरीज, लॉस पढ़ा, उसको ऐसा प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है? तो जैसे आर्ट्स में होता है ना, कितना भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम उसका क्या करते हैं? प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करते हैं। तो वैसा ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी होता है, कि जितना भी अपना इकोनॉमिक प्रिंसिपल, थ्योरीज आपने पढ़ा, उसको आप क्या करते हैं? प्रैक्टिकली अप्लाई करते व्हाइल टेकिंग बिजनेस डिसीजंस। तो इस नाते हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? आर्ट्स भी है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है और साइंस भी है। ठीक है? अच्छा, आर्ट्स में तुम एक और चीज देखते कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस, एक पर्सन को क्या करना रहता है? अपना स्किल्स को ऐसा चेंज करना पड़ता है, यानी उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। तो सेम बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी होगा। जैसे मैं बोला ना, मैक्रो फैक्टर्स तुमको कंसीडर करना पड़ता, तो तुम सिर्फ एक तरह का डिसीजंस नहीं ले सकते। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आप क्या करते हो? अपनी पॉलिसीज को चेंज करते हो, अपने डिसीजंस को चेंज करते हो। तो इस तरह से मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है और ये साइंस भी है। ठीक है? तो कॉमर्स पता कर लेंगे आगे चल के, अगले दिन में पता कर ही लेंगे कॉमर्स है कि नहीं है। तो ये आपका अगेन नेचर था किसका? बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ठीक है? अब पढ़ना क्या क्या है ना? पढ़ना क्या क्या है? तो जब बात आती है पढ़ने की, तो पढ़ने में आप पढ़ते हो सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि तुमको बताया गया बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए सबसे पहले कंज्यूमर का मन पढ़ना जरूरी है। कंज्यूमर का मन नहीं पढ़ोगे तो उसकी मन को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज योर लाइक चैप्टर। फिर देयर कैन बी द चैप्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे तुम मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे, मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते। फिर मार्केट को समझ करके तुम खुद के प्रोडक्शन को अप्लाई करते, तो प्रोडक्शन की एनालिसिस है तुम्हारे पास, प्रोडक्शन, कॉस्ट और रेवेन्यू। जैसा मैंने तुमको कहा, ये तीनों चैप्टर अपने हमेशा साथ चलेंगे।
इनके बाद जब माल बेच दिया तो अक्षत, जब हमने माल बेच दिया, जो प्रोडक्शन किया था, तो हमको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या हमको मैक्सिमम प्रॉफिट भी चाहिए रहेगा। तो देर आर सम टॉपिक्स ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एज वेल। एंड इसके बाद तुम क्या देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखते हैं। तो यहां तक अगर आप सब कुछ पढ़ते हैं तो ये तुम्हारा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये सब चीज पढ़ के जब पूरा करते हो तो लास्ट में मैक्रो का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने को मिलता है अपने को, दैट इज दी बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस किसका रहता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो ऐसे आसानी से आप लोग कर ही लेंगे, है ना, कर लोगे ना, यस। तो चलो एक बार अब इसको मॉड्यूल से अपन गो थ्रू करते हैं, स्पाइरल से गो थ्रू करते हैं। व्हाट हैपन अक्षर, Who told you? अच्छा एक बात तो डिस्कस करना भूल ही गया मैं, अभी मेरे को याद आया। जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता, क्योंकि समझो बिजनेस इकोनॉमिक्स तो बात कर लिया, पर उसके लिए हमने पहले बोला हमको पढ़ना जरूरी है। क्या पढ़ना जरूरी है, इकोनॉमिक्स। तो मैं इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत बात करना चाहूंगा आपके सामने। हाँ, तुम लोगों ने ऑलरेडी 11 में जिन जिन के पास इकोनॉमिक्स है तुमने पढ़ा ही है, तुम लोग तो जानते ही हो। 11 में नहीं पढ़ा तो 12 में पढ़ा, 12 में नहीं पढ़ा तो सीए फाउंडेशन दोबारा पढ़ लिया, वहां नहीं पढ़ा तो वापस पढ़ रहे, है ना। कितना पढ़ रहे हो तुम लोग यार, तुम लोग तो शायद पता है ऐसा इकोनॉमिक्स की बुक भी लिख पाओगे जल्दी ही। धैर्य, यहाँ बात तुम्हारी हो रही है, क्योंकि तुम ऐसा 11 में थे, तुम 12th में भी थे, फिर तुम सीए फाउंडेशन वाले उधर बैच में भी थे, फिर तुम इधर भी थे, और तुम अभी भी हो। तो आई गेस जब तुम सारा सब कंप्लीट कर लोगे तो खुद का इकोनॉमिक्स का बुक तो लिख ही दोगे। क्या मैं कब लिख रहा हूँ, अरे मेरे पास समय नहीं, हमारे पास समय कौन नहीं, ला दोगे समय, वो लिख देगा। हाँ, ठीक, चलो देखो इकोनॉमिक्स, दैट इज, मैंने कहा कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, है ना। तो एक बात बताओ मुझे, आपने कहा मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना क्यों है, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना क्यों है, क्यों उनको वेस्ट होने से रोकना है। तो एफिशिएंसी बढ़ानी क्यों है, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर लेंगे, पर पहले एक बार खुद का नीड्स तो पूरा कर लो। हाँ क्या, अभी अपन अब समझो, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स के नजरिए से बात नहीं कर रहे, अब अपन से बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है जो तुम 11 में पढ़ते थे, मैं उस पे आ गया अब, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए तुमको इकोनॉमिक्स जाना जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स पे आ गए अपन, किधर आ गए अपन, 11th वाले बेस पे आ गए। हाँ हाँ, क्या बात, अब आए ना तुम सही जगह, ये पहुंच गया ठिकाने पे, इसको एड्रेस मिल गया। तुम लोग गुमराह हो गए कि हम रिसोर्सेज का मैनेजमेंट क्यों करते, मित्तल क्यों करते रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, क्योंकि सर रिसोर्सेज का दो बात बड़ा खास है। रिसोर्सेज के बारे में इकोनॉमिक्स में दो बातें बड़ी फेमस हैं, ऐसा होता है ना गॉसिप्स चलती हैं लोगों को लेकर के, वैसे इकोनॉमिक्स में भी रिसोर्सेज को लेके गॉसिप्स चलती हैं, है ना। तो दो बातें बड़ी फेमस है इसके बारे में इकोनॉमिक्स के अंदर। क्या, पहला कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर ये लिमिटेड होते तो गम नहीं था। गम क्यों है, गम इसलिए है बिकॉज these limited resources have what, have various alternative uses। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, वो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है,
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस अवेलेबल है ना. एक्चुअली नीड्स, ह्यूमन नीड्स एंड ह्यूमन वांट्स, दे आर अनलिमिटेड. तो हमको कोई भी रिसोर्स यूटिलाइज करने से पहले क्या करना पड़ता है? वी नीड टू मेक श्योर कि वो रिसोर्स हमको क्या करेगा, बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन या बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, थैंक यू बेटा. तुम नहीं होते तो फिर मेरा क्या ही होता. तो देखो, अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं. मोहित से पूछते हैं. मोहित इज अ वेरी गुड बॉय. ही इज वन ऑफ द वेरी गुड बॉय ऑफ द क्लास. मोहित, मान लो बेटा तुम्हारा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया. तुम्हारे सीए फाउंडेशन में तुम्हारे मार्क्स आ रहे 340, 340, नियर अबाउट 84% मार्क्स हो गए ये. तो कैसा लग रहा है तुमको? सपना ऐसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है तुमको? तो क्या तुम खुश होगे? कितने खुश होगे? बहुत सारा खुश होगा ये. अब एक मोहित के साथ उसके घर वाले भी खुश होंगे, है ना, कि वाह देख रहे हो 84% लाया हमारा लड़का, वो भी सीए फाउंडेशन में. मजाक है क्या? कोई बच्चे 12th में लाते हैं, सीए फाउंडेशन में लाया. तो अभी तुम्हारे पिताजी ऐसा बहुत खुश है तुमसे. तुम्हारे वो पिताजी तुमको ऐसा बोलते हैं करके, वाह बेटा तूने तो कमाल कर दिया, तेरे को मैं 2 दिन देता हूँ, तेरे को 2 दिन में जो ऐश करने तू कर, तेरे को 2 दिन दे रहा हूँ, तेरे को जितना मजा करना है कर, इसके बाद फिर अपन इंटर की पढ़ाई चालू करेंगे. ठीक है, तो 2 दिन है तेरे पास सिमरन, जा जी ले तेरी जिंदगी. तो सिमरन क्या क्या करना चाहोगी तुम वो 2 दिन में? बजट, अरे बजट तो डिसाइड कर लेंगे. बजट का क्या है यार? तुम तो अपना एक लिस्ट, तुम तो मन में तुम्हारे ख्याल आने लग जाएंगे ना, बोले 2 दिन फुल मजे फुल ऐश. तो क्या क्या चीज है तुम्हारे, ये क्या क्या लिस्ट है तुम्हारी? क्या क्या करना चाहोगे? चलो बताओ ना, कैसे जिंदगी जीना चाहोगे तुम? किसी अच्छी जगह पे ट्रिप पे होकर आओगे. ओके, और और दोस्तों के साथ मजे करोगे. और दोस्तों के साथ मजे कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ, दोस्तों के साथ मजे कैसे करोगे बताओ? हैं? पार्टी करेंगे. हो, कौन सी पार्टी? रेव पार्टी करोगे? कौन सी पार्टी? रेव रेव. नादान है ये बच्चा. या वो होता है ना नियॉन पार्टी, भी तो करते हैं लोग आजकल. नियॉन पार्टी, नियॉन पार्टी करोगे, है ना. चलो चलो पार्टी करेगा जो भी है. हाँ, और क्या करोगे? शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी? नए कपड़े नहीं पहनोगे? चलो पहन लूंगा सर. पहले पार्टी में पहले सर ऐसा कोई ध्यान देगा नहीं सर. चलो कोई बात नहीं. वैसे भी नियॉन पार्टी में कपड़ों का कहीं पता चलता है. ठीक है, और कुछ? नया फोन मांग लोगे? देख रहे हो, देखा लापरवाही का नतीजा. नया फोन भी ले लेंगे भाई. और कुछ? देखो, जब वो होता है ना, जब वो तो गधा पहलवान. हाँ, जब खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान होता है. वाह, यही मुझे वही नहीं आता कि कौन मेहरबान हो रहा है. ठीक है, और गधे और क्या चाहिए? मतलब अभी इन और मोहित, और कोई तुम्हारी दिले तमन्ना जो तुम पूरे करने चाहते हो? बस ये शर्मा रहा है ये. देखा, मैंने कहा था ये सबसे सीधा बच्चा है क्लास का. देख रहे हो, शर्मा रहा है, बता नहीं पा रहा है. नहीं, इसको नहीं बता. देखो चलो एक बार इतना ही अपन बजट का एस्टिमेशन लगा लेते हैं. फोन, कितना महंगा फोन लेना चाहते हो? चलो 30,000 का दिला देते हैं, इससे महंगा मत दो.
फिर नहीं तो इंटर में तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर तुम वो डाइवर्ट हो जाओगे, सस्ता फोन लो। शॉपिंग शॉपिंग के लिए मान के चलते चलो 1-2 दिन के लिए कपड़े लेने हैं तो यू विल बाय अ जीन्स और अ पेयर ऑफ शर्ट्स, है ना। हाँ कोई बात नहीं, 5,000 मान लेते भैया, 5,000 में मैं दिला लूंगा तेरे को बढ़िया सा, तू चिंता मत कर, ठीक है। अपनी जान पहचान है, पार्टी करनी है, हाँ पार्टी में पार्टी 10,000 का क्लब मान लो, 5,000 का खाना और 6,000 21,000। 21,000 चलो 21,000 ट्रिप ट्रिप। अरे ट्रिप पे कहाँ जा रहे थे, रणथंभौर भेज दूं, पुष्कर रणथंभौर भेज दे, अभी बारिश का मौसम है, शेर शेरनी बाहर निकले हुए होंगे, है ना, शेरनियां देखनी है। नहीं अभी क्या अच्छा साइट, क्या कह रहा है, जंगल में बोल रहा मोहित ने देखा। चलो तो अगर तुम रणथंभौर जाते हो, विच इज अ वेरी गुड प्लेस, क्योंकि बहुत अच्छा जंगल है इसलिए बोल रहा हूँ, मगरमच्छ वगैरह भी घूमते हैं उधर, और शेर शेरनी तो है, बाघ भी है, और बढ़िया गणेश जी का मंदिर भी ऊपर, और एक वो ऐसा बीच में वो तालाब जैसा भी है, हाँ तालाब भी होता है वो, जहाँ मगरमच्छ रहते हैं, बढ़िया जगह है। तो मान के चलो 1,000 रुपए का तुम्हारा सफारी का टिकट, कन्वेंस 4,000 का खर्चा मान लो, लाइफ इंश्योरेंस लेके जाना ना। चलो कितना खर्चा हुआ, 60,000, बाबा रे बाबा, कोई बात नहीं। अब पापा जी जब गए तो बोले चल ठीक है रुक, मैं तेरे को वॉलेट ला के देता हूँ, तू ऐसा मस्त एंजॉय कर। क्यों नहीं है क्या, 50 का है बेटा, 5 है ये, 30 है ये, 30। अबे 50,000 का कौन सा फोन चाहिए तेरे को, तुम इससे बैठ। सो अब पापा गए अंदर, और पापा जब बाहर आए, पापा ने आकर के इसको जेब में ऐसा हाथ में 5,000 रुपए पकड़ा दिए, ले बेटा ये 5,000 रुपए रख और जब खूब मजे कर, वो तो देख लियो वो कुछ। अब समझो रिसोर्सेस बहुत बहुत ही कम है, बहुत कम, बट जो इनके यूजेस है ना, दे आर वेरी मच, दे आर वेरियस ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो अभी क्या तुम ऐसा करोगे, एक सेकेंड उत्कर्ष, एक सेकेंड, अरे उत्कर्ष एक सेकेंड, मैं अपना बात पूरा कर लेता हूँ ना। ए ओ ऑस्मोसिस चुप हो जा, तो बाहर फेंक दूंगा नहीं तो। अब तुम ऐसा करोगे कि 5,000 मेरे पापा से जाके सीधे शॉपिंग करिए, बोले आ गए मुझे, ऐसा ये नहीं करोगे तो। अब क्योंकि तुम्हारे पास ये रिसोर्सेज है लिमिटेड ना, तुम चाहोगे कि इसको इस तरह से स्पेंड करें कि अपन को क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, समझ रहे। अभी तुम ये नहीं करोगे कि 5,000 का आके सीधे शॉपिंग करिए, 5,000 से बस बैठ गए आके, नहीं उसमें मजा नहीं है। अब तुम ये 5,000 रुपए कुछ इस तरीके से एलोकेट करना चाहोगे इनटू डिफरेंट पर्पसेस कि आपको क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। क्या हो गया विशाल, एक सेकेंड, क्या हो गया विशाल, ऑल गुड, चला कंटिन्यू, क्या मैं ऐसा कंटिन्यू, कौन सी, नहीं अभी वो है ना 12 बजे ना क्लास, नहीं 12 बजे, ठीक है ठीक है। एक्चुअली लॉ का क्लास नहीं होगा, लॉ की क्लास है क्या, मैं उनकी तबीयत खराब है इसलिए आए थे वो, मैथ्स की क्लास होगी डायरेक्ट अभी 12:15 पे, 12:15 मैथ्स की क्लास के बाद कोई एनी अदर क्लास, हाँ तो फिर मैथ्स की क्लास के बाद यू विल बी लाइक हैविंग अ ऑफ, और अपने अपने घर को चले आना सीधे सीधे, कोई ऐसा झुंड बना के खड़े मत होना कहीं भी। चलो देखो, हाँ और तुम नीचे ही खड़े रहना। देखो तो ये 5,000 रुपयों में मुझे नहीं लगता कि भाई क्या ये सारी चीजें पूरी पाएंगी, तो हम ये 5,000 रुपए कुछ इस तरह से खर्च करेंगे कि हमको क्या मिल सके, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट। तो इधर किसका रोल आता है, ये अपने को सीखने को मिलता है किधर, इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में लक्ष्य हम क्या करेंगे, रिसोर्सेस का मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट तुमको अक्षरा इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड
and those limited resources have various alternative uses. तो हमको क्या मिल सके, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, इसलिए हम रिसोर्सेज का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सुनो, जब हम ये इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में बच्चों बहुत सारा डेफिनेशंस है ना। जैसे अपन 4 तरह की डेफिनेशंस का बात करते हैं। वन इज दी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन of economics, welfare oriented definition of economics, growth oriented definition of economics, and one more, एक सेकेंड, ग्रोथ नहीं, यहाँ पे स्केयरसिटी आएगा पहले, माय बैड, स्केयरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन एंड द लास्ट वन इज द ग्रोथ ओरिएंटेड। तो ये 4 अलग अलग तरह का डेफिनेशन हमको देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स में। उसमें मत देखो बेटा, तुम इधर ही देखो, नहीं है लिखा हुआ तो कहीं ऐसा लिख लो, ऐसा छोटा सा ये चीज जो लिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं। वेल्थ ओरिएंटेड, जो सबसे पहला डेफिनेशन जो दिया गया इकोनॉमिक्स का, वो कौन सा था, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, विच वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ। अब क्योंकि सबसे पहला डेफिनेशन किसने दिया बेटा, वॉलेस, एडम स्मिथ ने, तो तुमने इसको किसकी उपाधि दे दी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की उपाधि दे दी, है ना, किसकी उपाधि दे दी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की। फिर एडम स्मिथ की डेफिनेशन को ऐसा गलत साबित करते हुए एक नया डेफिनेशन लेकर आया आदमी, वो था तुम्हारा एल्फ्रेड मार्शल। एक्चुअली एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में ऐसा बोला था, अपनी डेफिनेशन में नहीं, इन्होंने एक बुक उस समय पब्लिश करी थी, उस बुक के अंदर इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए ऐसा बोला था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर, एक ऐसा साइंस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हो। एडम स्मिथ ने अपनी वो जो बुक थी, मुझे उस बुक का नाम याद नहीं है, वैसे क्वेश्चन बुक पे भी आ सकता है, तो मैं तुमको एक मिनट को नाम बताता हूँ उसका, इन इंक्वायरी इन दी नेचर, हाँ सही कह रहे हो आप, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू दी नेचर एंड वेल्थ ऑफ द नेशन। हाँ, तो उस बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए ऐसा कहा था, बोले इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, है ना, जिसको आप ऐसा यूटिलाइज कर सकते हो, क्या करने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसा जरिया जिसके थ्रू आप अपने पर्सनल गेन्स को क्या कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो। जिसका खंडन करते हुए, खंडन ऐसा मतलब मना करते हुए, बोले तुम बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, हाँ आलोचना, वाह, करते हुए एल्फ्रेड मार्शल ने अपना डेफिनेशन दिया, जिसमें उन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। मतलब इन्होंने कहा कि रादर देन कि तुम ऐसा इकोनॉमिक्स के थ्रू ऐसा इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करो, तुमको सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सोसाइटी का वेलफेयर होगा तो इंडिविजुअल का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो तो वैसे ही अचीव हो जाएगा। तो एल्फ्रेड मार्शल ने अपना डेफिनेशन में क्या बोला, अपना डेफिनेशन में ऐसा बोला, बोले इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ना, तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स तो वैसे ही अचीव हो जाएगा। ये मानना था एल्फ्रेड मार्शल का। इनके बाद अगले जो आदमी आए वो थे लियोनेल रॉबिन्स। इन्होंने कहा, बोले ना तो वेल्थ को मैक्सिमाइज करो ना वेलफेयर को, बोले इकोनॉमिक्स तो बल्कि एक जरिया है जिसके थ्रू आप रिसोर्सेज का क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे। हाँ बोलो, क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, उनके यूजेस अलग अलग है, तो तुम क्या करो, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करो। अगर तुम मैनेजमेंट करोगे तो तुम्हारे पर्सनल गेन्स भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे और सोशल गेन्स भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में तुम क्या करो, सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करो।
तो स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन जो अपन पढ़ते हैं ना, वो किसने दिया? लियोनेल रॉबिन्स ने। और बिल्कुल जो नया नया डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का, दैट इज द ग्रोथ ओरिएंटेड, हाँ, वो दिया है आपको पॉल सैमुअल्सन ने। ठीक है, पॉल सैमुअल्सन ने। पॉल सैमुअल्सन ने क्या बोला? इन्होंने बोले ना तो देखो, ना पर्सनल गेन मैक्सिमाइज करना है, ना सोशल गेन्स मैक्सिमाइज करना है, ना स्केर्सिटी के बारे में। बोले ये सब ठीक है, तुम ये सारा काम कर लोगे, रिसोर्सेज को मैनेज भी कर लोगे, पर रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट करोगे वो तो आज करोगे, फ्यूचर जनरेशन का क्या? प्लस रिसोर्सेज का मैनेजमेंट तो करो, अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करो, पर थोड़ा ग्रोथ के बारे में भी तो सोचो। तो इन्होंने कहा है ऐसा, बोले ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो दिया है, इनका मानना ऐसा है कि बोले इकोनॉमिक्स को इस तरह से यूटिलाइज किया जाना चाहिए, ये क्या साइंस है जिसको इस तरह से यूज में लिया जाना चाहिए कि भाई हम क्या कर सके, हमारे प्रेजेंट यूजेस तो फुलफिल करते चले, पर साथ साथ ग्रोथ भी अचीव करें। ठीक है, ग्रोथ भी अचीव करें। अगर इकोनॉमी का एज अ होल ग्रोथ होता है, ठीक है, तो आपका जो बाकी दिक्कत है, चाहे वो आपका सोशल बेनिफिट्स का हो, चाहे पर्सनल गेन्स का हो, चाहे मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का हो, वो सारा प्रॉब्लम से एक बार को सॉर्ट हो सकता है। तो ये 3-4 तरह का तुम्हारा डेफिनेशन है जो अलग अलग लोगों ने दिया है इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कि वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसका है, वेलफेयर ओरिएंटेड किसका है, ग्रोथ ओरिएंटेड किसका है, स्केर्सिटी ओरिएंटेड किसका डेफिनेशन। तो ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स के बारे में था। अच्छा, एक और बात, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो एक टर्म है जो हमको बार बार पढ़ने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। हाँ, तो व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था। अरे वो हिंदी हिंदी अनुवाद है, वो उसका मतलब नहीं है, वो मैंने मतलब पूछा, अनुवाद नहीं पूछा। हाँ, क्या तुमको किसने बताया? अच्छा, तुमको नहीं बताया? ओ, तुमको नहीं बताया, तुमको नहीं बताया बेटा, जाहिर है तुमको नहीं बताया। कब? वंशिका, तुमको नहीं बताया बेटा, कोई बात नहीं। देखो, सो जब हम इकोनॉमी का बात करते हैं तो व्हाट इज इकोनॉमी, देखो इसको डिफाइन करने के, इसको समझाने के दो तरीके अपने पास। ठीक है, एक तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, इट रेफर्स टू एन एरिया where economic activities are being performed इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब those activities by which, yes, people earn their livelihood। और एक तरीका ये भी है इसको डिफाइन करने का, इट रेफर्स टू अ सिस्टम, इधर ले आओ ना, वहाँ बच्चे पी जाएगा पीछे। इट रेफर्स टू अ सिस्टम which people follow to earn money। इसको ऐसा भी बोल सकते हो।
आप चलो सुनना। तो व्हाट इज इकोनॉमी? तो इकोनॉमी मतलब शिवांशु, हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी एरिया की, कोई जगह, कोई लोकेलिटी, कोई बाउंड्री, कोई टेरिटरी, जहां पर क्या हो रहा है सर, कोई ना कोई तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है। या आप ऐसा ही बोल सकते हो, जब हम बोलते हैं ना इकोनॉमी, तो इकोनॉमी से हमारा मतलब है कोई तरह का सिस्टम, कोई तरह का इकोनॉमिक सिस्टम जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो इकोनॉमी इट रेफर्स टू अ सिस्टम, है ना, विच पीपल फॉलो टू अर्न मनी। बोले इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडियन इकोनॉमी यानी इंडिया के जो सिस्टम, इंडिया में जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना लोग, क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और वी कैन से इट रेफर्स टू एन एरिया, जिस एरिया में क्या हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जिसके थ्रू लोग बाग पैसा कमा रहे हैं। तो कोई भी जगह जिधर लोग बाग पैसा वैसा कमाने की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उस जगह को, कुछ पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलोगे, इकोनॉमी। अब ये एरिया कितना बड़ा भी हो सकता है, इट कैन बी एट कंट्री लेवल और स्टेट लेवल, क्योंकि एरिया तो कंट्री का भी होगा, एक स्टेट का भी होगा, एक सिटी का भी होगा, एक पर्टिकुलर लोकल ऐसा मार्केट लोकल एरिया भी होता है। तो इकोनॉमी तो कितना भी बड़ा हो सकता है। बट व्हाट डू यू मीन बाय विशाल, बट व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? सो वी आर रेफरिंग टू अ सिस्टम, है ना, बाय विच पीपल अर्न देयर मनी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तब कुछ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है ना, 3 तरह की इकोनॉमी, वो सारा आगे का डिस्कशन अपना नेक्स्ट क्लास में करें। तो आज का क्लास तुम्हारा ये वाला खत्म हुआ, अगली क्लास में मिलते हैं। तो तुम लोग को बात समझ में आ रहा है? मेरा बात समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।